नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता हाउस यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री को हमने शुरू किया था यूरोपियों के आगमन से। यूरोपियों के आगमन में हमने पहले पुर्तगीज़ को पढ़ा, उसके बाद डचीज़ को पढ़ा, उसके बाद अंग्रेज़ को पढ़ा, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डैन यानी डेनिश व्यापारी, और उसके बाद फ्रांसीसी। इन दोनों को हम आज एक साथ कवर करेंगे, और इसी के साथ ही यूरोपियों का जो आगमन है इंडिया के अंदर वो ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम फिर शुरू करेंगे मुग़ल साम्राज्य का पतन और उसके क्या कारण रहे। तो हिस्ट्री के इस लेक्चर में आप सभी ने, अगर पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है, पिछले 3 लेक्चर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ इस चैनल के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उन लेक्चर्स को जाकर देख लीजिए, सो दैट आपको जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो समझ में आ जाएगा। देखिए, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, क्रोनोलॉजी। अगर आपको हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी पता है तो आपका 30 से 40% काम वहीं पे समाप्त हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन क्रोनोलॉजी ऑर्डर से आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं हिस्ट्री के, तो उनमें से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो केवल और केवल क्रोनोलॉजी पर आधारित होंगे। और अगर आपको क्रोनोलॉजी पता है, क्रोनोलॉजी मीन्स उनका क्रम, ठीक है, या फिर उनका जो सन है कि कौन सी घटना किस सन में किस डेट में घटित हो रही है, उसको क्रोनोलॉजी बोलते हैं। तो अगर आपको ये पता है तो आपका जो आधा काम है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्रोनोलॉजी पता होना ज़रूरी है हिस्ट्री के अंदर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, देखिए, डेनिस यानी डेन। सबसे पहले यहाँ पे पुर्तगीज आते हैं 1498। यहाँ पे पुर्तगीज सबसे पहले एंटर करते हैं इंडिया के अंदर कालीकट में। उसके बाद आते हैं डचेस, और डचेस के बाद आते हैं अंग्रेज। उसके बाद देखिए इसी क्रम में उसके बाद आते हैं डेनिस। डेनिस डेनमार्क के निवासी थे। डेनमार्क एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है यूरोप का, ठीक है। तो डेनिस वहाँ से आए भारत में, और इनका जो काल है भारत के अंदर, इनका जो व्यापार है भारत के अंदर वो बहुत ज़्यादा नहीं फैला। इन्होंने केवल और केवल, देखिए, 1616 ईस्वी में डेन 1616 ईस्वी में भारत आए, और उन्होंने 1620 ईस्वी में तंजौर जिले के ट्राम्बेकोर में पहली फैक्ट्री स्थापित करी, ठीक है। तंजौर जिले के ट्राम्बेकोर में पहली फैक्ट्री स्थापित करी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद इन्होंने देखा कि पुर्तगीज ऑलरेडी यहाँ पर थे, डचीज ऑलरेडी यहाँ पर थे, और अंग्रेज भी ऑलरेडी यहाँ पर व्यापार कर रहे थे, ठीक है। तो चूँकि ये छोटी कंपनी थी तो इन्होंने इनका जो व्यापार था वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैल नहीं पाया, और इन्होंने क्या किया, अपनी जो फैक्ट्रियाँ जो इन्होंने स्थापित करने की कोशिश करी थी यहाँ पर, ठीक है, उनको इन्होंने 1745 ईस्वी में सभी फैक्ट्रियों को अंग्रेज़ों को बेच दिया, ठीक है। क्योंकि इनको जो कंपटीशन था वो बहुत ऐसी ऐसी शक्तियों के साथ में इनका कंपटीशन था यहाँ पर इंडिया के अंदर, जो सैकड़ों सालों से ऑलरेडी यहाँ पर व्यापार कर रहे थे, ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहे थे। तो ये लोग उनके सामने नहीं टिक पाए, और तो इन्होंने क्या किया, 1745 ईस्वी में सभी फैक्ट्री अंग्रेज़ों को बेच दी और वापस चले गए। तो केवल और केवल इतना ही काम रहा डेनिस का यहाँ पर इंडिया के अंदर, और इस प्रकार से जो डेनिस है उनका जो व्यापार था वो यहाँ पर थोड़ी समय के लिए हुआ और उसके बाद ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करते हैं, देखिए, फ्रांसीसी। इंडिया के अंदर पुर्तगीज और फ्रांसीसी, इन दोनों का जो व्यापार है वो बहुत ज़्यादा फैला, बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ इन अंग्रेज़ों के साथ में। पुर्तगीज का अंग्रेज़ों के साथ में और फ्रांसीसियों का अंग्रेज़ों के साथ में बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब फ्रांसीसी। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि फ्रांस में एक कंपनी की स्थापना होती है, कंपनी द इंड ओरिएंटल। उसका नाम था कंपनी द इंड ओरिएंटल। 1664 में एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना होती है, और ये व्यापारिक कंपनी पूर्ण रूप से सरकारी कंपनी थी। सरकार इसको असिस्टेंस प्रोवाइड करती थी, सरकार इसका खर्चा जितना भी था, इसमें जितने लोग कार्य करते थे वो सब सरकारी लोग थे। और सरकारी कंपनी होने के कारण, ठीक है, इस कंपनी को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि हाँ इसका जो खर्च है वो कितना होगा, इसका जो घाटा है वो कितना होगा। इसको पूर्ण रूप से संरक्षण प्राप्त था फ्रांसीसी सरकार का, ठीक है। तो जब ये लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए तो सबसे पहले इन्होंने, देखिए, मेडागास्कर एक द्वीप है, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अगर आपने देखा मैप के ऊपर, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के राइट साइड में पूर्व में एक बड़ा सा द्वीप है, मेडागास्कर द्वीप इसको बोलते हैं। यानी यूरोप से अगर हम केप ऑफ गुड होप या केप ऑफ गुड होप, ठीक है, अगर हम वहाँ से, अब मैंने आपको जब हम व्यापार के रास्तों की बात कर रहे थे कि किन किन रास्तों से होकर यूरोप के साथ व्यापार होता है, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यूरोपियों ने, ठीक है, जो प्राचीन काल में जो रास्ते यूज़ होते थे, मध्यकाल में जो रास्ते यूज़ होते थे व्यापार के लिए, फारस की खाड़ी से, लाल सागर से होते हुए, उन सबको अवॉइड करते हुए, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक नया रास्ता खोज निकाला था केप ऑफ गुड होप से होते हुए,
ठीक है, यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नीचे से होते हुए मेडागास्कर, और मेडागास्कर से फिर कहाँ पर, इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहले इन्होंने अपना जो व्यापार है वो कहाँ पे शुरू किया, मेडागास्कर द्वीप में स्टार्ट किया। और भारत में जब ये आए तो भारत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री देखी 1668 ईस्वी में फ्रैंको कैरो में सूरत में स्थापित करी इन्होंने। फ्रैंको कैरो इनका क्या था, एक ये गवर्नर था या फिर इनका अधिकारी का आप कह लीजिए, फ्रांसीसी अधिकारी था फ्रैंको कैरो। उसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। उसके बाद इन्होंने क्या किया देखिए, पौंडीचेरी का निर्माण इन्होंने किया। यानी शेर, उस टाइम पे वहाँ के जो नवाब हुआ करते थे शेर खां लोधी से इन्होंने क्या किया, पौंडीचेरी को ले लिया। और वहाँ पे फ्रैंको मार्टिन इनका एक अधिकारी था, जिन्होंने 1673 ईस्वी में पौंडीचेरी का निर्माण किया। यानी आज हम जो पौंडीचेरी देखते हैं वो किसकी बनाई हुई है, वो फ्रांसीसियों की बनाई हुई पौंडीचेरी है। और पौंडीचेरी जो है वो एक क्या यूनियन टेरिटरी है विद लेजिस्लेटिव असेंबली अभी के टाइम में। ठीक है, अभी के टाइम में 2 ही यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिनके पास में लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनका मुख्यमंत्री होता है। कौन कौन सी है, एक दिल्ली और एक पौंडीचेरी। ठीक है, तो पौंडीचेरी के 4 ज़िले हैं देखिए, एक तो पौंडीचेरी, एक माही है, कराईकल है, ठीक है, और एक यनम है। 4 ज़िले हैं और वो चारों ज़िले, यानी पौंडीचेरी कोई एक ऐसा जगह नहीं है जो केवल और देखिए ऐसे उसका एक बाउंड्री है। ठीक है, नहीं, पौंडीचेरी क्या है कि अगर ये इंडिया है, देखिए यहाँ पर इंडिया है, ठीक है, ये यहाँ पर तमिलनाडु है, मान लो तमिलनाडु और आंध्रा इधर है, तमिलनाडु आंध्रा। ठीक है, उसके बाद में इधर आपका क्या है, यहाँ पर केरल। तो केरल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, आंध्रा के अंदर और आपका केरल के अंदर, और पौंडीचेरी तो अलग से है ही। तो जो 4 ज़िले हैं पौंडीचेरी के वो अलग अलग स्टेट्स में फैले हुए हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि पौंडीचेरी के जो 4 ज़िले हैं वो अलग अलग स्टेट्स में फैले हुए हैं। थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज थी, अलग से मैंने आपको बता दिया। ओके, उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। तो क्या होता है कि फ्रांसीसी गवर्नर कौन, लीनो और ड्यूमा। देखिए फ्रांसीसियों के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नर थे, डुप्ले और डूमा। नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। डुप्ले और डूमा 2 उसके गवर्नर महत्वपूर्ण थे। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फ्रांसीसी गवर्नर लीनो और ड्यूमा, इन्होंने क्या किया, माही और कराईकल पर कब्जा कर लिया। ठीक है, इन्होंने माही और कराईकल को भी अपना यानी पौंडीचेरी में मिला दिया, अपना भाग बना लिया। अब देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है फ्रांसीसियों का अध्ययन करते हुए जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है वो आता है कर्नाटक के युद्ध। ठीक है, तो 3 कर्नाटक के युद्ध लड़ते हैं फ्रांसीसी, किसके साथ, अंग्रेज़ों के साथ। एक्चुअल में तो क्या था, यहाँ पर देखिए फ्रांसीसी और अंग्रेज़ दोनों यहाँ पर राज कर रहे थे, मतलब दोनों अपना व्यापार यहाँ पर स्थापित करने की होड़ में लगे हुए थे। और इनका जो होड़ थी, इनके जो व्यापार की होड़ थी, इनके जो अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने की जो होड़ थी वो यूरोप में भी चल रही थी। एक्चुअल में यूरोप में जो भी घटना घटित होती थी उसका जो रेपरकेशन है, उसका जो परिणाम है वो इंडिया में भी देखने को मिलता था, क्योंकि इंडिया के अंदर भी दोनों थे और यूरोप के अंदर भी दोनों जो शक्तियाँ थी वो अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने की होड़ में लगी हुई थी। ब्रिटेन एक ऐसा कंट्री था जिसने अलग अलग देशों में अपनी कॉलोनीज बना रखी थी, अपना उपनिवेश बनाया हुआ था, जैसे अमेरिका, कनाडा। यहाँ तो कनाडा में फ्रांसीसियों का राज था और अमेरिका में किसका, अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था। ठीक है, तो वहाँ पर जो भी लड़ाई होती थी, वहाँ पर जो भी परिणाम होते थे, उसका जो परिणाम है वो इंडिया में भी देखने को मिलता था। तो उसी के क्रम में सबसे पहले क्या होता है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी की एक लड़ाई होती है, यानी ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इसी की लड़ाई होती है। फ्रांसीसी अलग विचार रखते हैं उसमें, अंग्रेज उसमें अलग विचार रखते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, एक युद्ध होता है। ठीक है, उस युद्ध का परिणाम यहाँ पर इंडिया के अंदर देखिए क्या होता है, सेंथोम का युद्ध होता है, यानी कर्नाटक का प्रथम युद्ध आप इसको बोल सकते हैं। यानी कर्नाटक का प्रथम युद्ध क्या हुआ, 1746 से 1748 के बीच में लड़ा गया और इसको सेंथोम का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, कारण क्या था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी की लड़ाई, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो अब याद रखिएगा, कर्नाटक का प्रथम युद्ध या सेंथोम का युद्ध 1748 ईस्वी में। क्या होता है इसमें देखिए, आगे चलते हैं। देखिए इसमें हम लोग पढ़ते हैं आगे एक एक करके। ये सर्व प्रमुख युद्ध बोला जाता है कर्नाटक का, यानी कर्नाटक के जो 3 युद्ध हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण युद्ध यही था। ठीक है, इसमें क्या होता था, एक तरफ तो थी फ्रांसीसी सेना थी और दूसरी तरफ कौन थे, नवाब अनवरुद्दीन की सेना थी। नवाब अनवरुद्दीन की सेना को सपोर्ट कर रहे थे अंग्रेज। ठीक है, और फ्रांसीसी सेना दूसरी तरफ से लड़ रही थी। इंडिया में हमेशा ऐसा ही होता आया है कि जो यहाँ के नवाब थे, यहाँ के जो मुग़ल सम्राट थे, ठीक है,
उनके बीच में फूट डाल के, या फिर जो नवाब हुआ करते थे अलग अलग, ठीक है, उनके जो उत्तराधिकारी हुआ करते थे, उन दोनों के बीच में फूट डालकर एक तरफ से फ्रांसीसी सपोर्ट करते थे, एक तरफ से अंग्रेज सपोर्ट करते थे, ठीक है, और दोनों के बीच में लड़ाई होती थी। फ्रांसीसी बोलते थे कि हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी पार्टी को, यानी अपोजिट पार्टी को, और अंग्रेज बोलते थे कि हम दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों आपस में लड़ाई करते थे, और जो भी जीत जाता था या तो संधि हो जाती थी बाद में। देखिए यहाँ पर हर एक युद्ध, जो भी युद्ध यहाँ पर होगा तो वहाँ पर एक संधि जरूर आपको देखने को मिलेगी। तो इस क्रम को आप इसी तरह से आप याद रख सकते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध एक संधि, द्वितीय युद्ध दूसरी संधि, तृतीय युद्ध तीसरी संधि, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार से जब सेंथोम का युद्ध लड़ा जा रहा था 1748 ईस्वी में, 1746 ईस्वी में, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, एला सोपेल की संधि होती है, ठीक है। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कर्नाटक के युद्ध ही आ जाते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय, उसके बाद संधि भी आ जाती है, प्रथम युद्ध आ जाएगा, एक संधि आ जाएगी, ठीक है। तो 2-3 जो ऑप्शन है वो इसी तरह से मिलाकर दे देता है। तो एला सोपेल की संधि कब होती है, 1748 ईस्वी में, और एला सोपेल की संधि होती है कहाँ पर, यूरोप के अंदर, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में संधि हो जाती है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी की जो लड़ाई है वो ख़त्म हो जाती है, और वहाँ पर ये संधि होने के साथ साथ इंडिया में भी फ्रांसीसी और जो अंग्रेज है उनके बीच की जो लड़ाई है वो ख़त्म हो जाती है। यानी जितना हिस्सा अंग्रेज़ों ने जीता था फ्रांसीसियों का वो उनको वापस कर दिया जाता है, और जितना हिस्सा फ्रांसीसियों ने अंग्रेज़ों का जीता था वो उनको वापस कर दिया जाता है। इस प्रकार से कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है वो बराबर की लड़ाई जो थी वो ख़त्म हो जाती है, और बराबर जो हिस्सा है वो बाँट दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आगे चलते हैं, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, इसमें कितने 1749 1749 से 54 के बीच में होता है। इसको अंबूर का युद्ध भी बोलते हैं, 1749 अंबूर का युद्ध, ठीक है। ये किस किस के बीच लड़ा गया, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। फ्रांसीसी किसको सपोर्ट कर रहे थे, फ्रांसीसी में कौन सम्मिलित था, देखिए डुप्ले, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब, और उसके बाद अंग्रेज नासिर जंग और मोहम्मद अली, ठीक है। इनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया, और इस युद्ध को लड़ने के बाद क्या होता है, एक पौंडीचेरी की संधि होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया एक युद्ध होगा और उसके बाद में एक संधि भी होगी। पौंडीचेरी की संधि होती है, और पौंडीचेरी की संधि में क्या होता है, देखिए कि कौन जीत जाता है। यानी अंग्रेज यहाँ पर क्या हो जाते हैं, विजयी घोषित कर दिए जाते हैं, और अंग्रेजों को फ्रांसीसियों को अंग्रेजों को कुछ हिस्सा देना पड़ता है या फिर कुछ पैसे देने पड़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कर्नाटक का तृतीय युद्ध, और कर्नाटक का तृतीय युद्ध होता है 1756 से 1763 ईस्वी के बीच में, और इसी का दूसरा नाम क्या है, वॉन्डिवोस का युद्ध। और ये एक निर्णायक लड़ाई थी। ये निर्णायक लड़ाई थी इस बात को लेकर कि हाँ, इंडिया के अंदर किसका प्रभुत्व स्थापित होगा, किसकी शक्ति सबसे ज़्यादा है, ठीक है, किसके नौसेना सबसे अधिक है। तो ये इस बात को लेकर युद्ध हुआ, वॉन्डिवोस का युद्ध। 22 जनवरी 1760 ईस्वी में ये युद्ध हुआ, और निर्णायक लड़ाई इसको हम कह सकते हैं। ये किस किस के बीच लड़ी गई, आयरकुट और काउंट लाले के बीच। अंग्रेज अधिकारी थे आयरकुट, और फ्रांसीसी अधिकारी थे काउंट लाले, ठीक है। इसके बाद में पेरिस की संधि होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि संधि वो वहाँ पर यानी यूरोप में हुआ करती थी। युद्ध तो यानी जितने भी क्षेत्र थे, अंग्रेजी शासित जितने भी क्षेत्र थे, फ्रांसीसी शासित जितने भी क्षेत्र थे, लड़ाई जब एक जगह यूरोप के अंदर हुई तो अंग्रेज जहाँ जहाँ भी उनका उपनिवेश था, जिस जिस कंट्री में भी वो राज कर रहे थे, वहाँ हर जगह उनकी लड़ाई हुआ करती थी फिर। तो उसी प्रकार से देखिए क्या होता है कि जब वॉन्डिवोस का युद्ध हुआ 1760 ईस्वी में, तो उसके बाद में एक संधि होती है 1763 ईस्वी में, पेरिस की संधि इसको बोलते हैं। यहाँ इस संधि से ये स्थापित हो जाता है कि अंग्रेज विजय हो गए और फ्रांसीसी साम्राज्य का पतन हो गया इंडिया के अंदर से, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हमने आज पढ़ा है फ्रांसीसी, यानी सबसे पहले डेनिस का बहुत ही छोटा सा रोल रहा है इंडिया के अंदर। उसके बाद फ्रांसीसी को हमने पढ़ा, फ्रांसीसी में कर्नाटक के तीनों युद्ध हमने पढ़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक के तीनों युद्ध। इन तीनों युद्धों को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये इनसे क्वेश्चंस हमेशा आ जाता है, ठीक है। तीनों युद्ध, कर्नाटक के तीनों युद्ध, उनकी डेट्स, प्लस प्रत्येक युद्ध के बाद जो संधि होती है, यानी कर्नाटक का प्रथम युद्ध, ठीक है, सेंथोम का युद्ध। उसके बाद में आता कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, अंबूर का युद्ध, ठीक है, नाम भी याद रखिएगा। और नंबर 3 आता है फिर क्या, वॉन्डिवोस का युद्ध, या 22 जनवरी 1760 में होता है, और पेरिस की संधि इसके साथ होती है, ठीक है। तो इनको हमेशा ऐसे मैच करने के लिए भी आंसर क्वेश्चंस दे देता है कि हाँ वॉन्डिवोस का युद्ध हुआ, उसके सामने दे देगा 3 ऑप्शन की, इसको मैच कीजिए, इसकी संधि किसके साथ होती है, ठीक है। यानी इसकी संधि कौन सी संधि से ये युद्ध खत्म होता है, अंबूर का युद्ध कौन सी संधि के साथ खत्म होता है,
इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो आज हमने पढ़ा है फ्रांसीसी, और इसी के साथ यूरोपियों को आगमन भारत में, किस प्रकार से जो यूरोपीय व्यापारी हैं वो भारत में आते हैं और अपना व्यापार स्थापित करते हैं यहाँ पे, कौन यहाँ पे टिकता है और कौन यहाँ से चला जाता है, किसकी प्रभुसत्ता यहाँ इंडिया के अंदर वो स्थापित होती है, कौन निखर कर सामने आता है। ठीक है, ये सभी हमने इस पिछले जो 3-4 चैप्टर हमने कवर किए हैं उसमें कवर हो गया है। ठीक है, तो देखिए यूरोपीय हमने कवर कर लिए हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो मुग़ल साम्राज्य है, मुग़ल सम्राट है। ठीक है, वो मुग़ल साम्राज्य का पतन, यानी मुग़ल साम्राज्य एक देखिए इतने सैकड़ों सालों से मुग़ल यहाँ पर कर रहे थे राज, और कैसे उनका पतन होता है, अंग्रेज़ों की उसमें क्या भूमिका रहती है, भारतीयों की उसमें क्या भूमिका रहती है, या फिर खुद मुग़ल साम्राज्य या जो मुग़ल बादशाह हुआ करते थे उनकी क्या भूमिका रहती है उनके पतन के अंदर, ये हम अगले चैप्टर्स में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, मुझे उम्मीद है। और अगर किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जर्नी जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली है। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आपकी जो पिछली वीडियोस हैं, पिछले लेक्चर्स हैं वो छूट जाएं। और अगर आप इसी तरह से जुड़े रहे मेरे साथ में, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाएंगे, ठीक है, और ये लेक्चर सुनने के बाद जब कोई एग्ज़ाम आप देने जाएंगे तो उस सब्जेक्ट का एटलीस्ट, जैसे ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूँ इस चैनल के ऊपर, हिस्ट्री अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इस चैनल के ऊपर, तो एटलीस्ट उस सब्जेक्ट के ऊपर आपको कोई भी डाउट रहने वाला नहीं है। अगर वहाँ पर 10 क्वेश्चन उस सब्जेक्ट के आएंगे तो उसमें से कम 8 क्वेश्चन आप करके डेफिनेटली करके आएंगे, अटैम्प्ट करके आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप बने रहिए मेरे साथ में, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट करके अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ में आगे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।